लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, बाकी दो एक्यूट एंगल हो गया। जिस एक्यूट एंगल पर हम कंसंट्रेट करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए इस एक्यूट एंगल को पकड़ते हैं, तो इस एक्यूट एंगल के लिए ये सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर हो गया और बगल वाला साइड जो हो गया बेस हो गया। तो और इस तरह से हमने जो साइड्स के रेशियो का जो है सो 6 रेशियोज बने थे, P/H, B/H, P/B, बाकी 3 रेसिप्रोकल। इसका सभी का हमने नाम रखा था। क्या नाम था? पहला का साइन था, पहला का जो है जो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस यानी एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाले साइड का जो है रेशियो था उसको हमने साइन रखा। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कोसाइन रखा, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेंजेंट रखा। हाइपोटेनस जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, साइन के रेसिप्रोकल को कोसेक, कॉस के रेसिप्रोकल को सेक और टेन के रेसिप्रोकल को कॉट रखा। ये हमने जो है लास्ट डे डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि मतलब जो है सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 पॉइंट्स फिर से समझ लीजिए। पहला पॉइंट कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोई भी हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोई भी हो, ये जो है प्योरली रियल नंबर है। ये क्या है? एक रियल नंबर है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट 2 में। तो आप लोग जो है उसमें आप देख ले, यदि आपको नहीं आ रहा हो तो उसको देख ले कि इसका कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगा। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा को आप साइन इंटू थीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा नहीं मान लीजिएगा। ये साइन इंटू थीटा नहीं मान लीजिएगा, ये जो है सो गलत है, इसको हम नहीं मान सकते। साइन क्या है? साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। यदि हम थीटा नहीं रखते हैं तो साइन का कोई मीनिंग नहीं बनता। वो सपोज करिए कि आप एक्यूट एंगल यहाँ लिए हो, एंगल नहीं रखोगे तो एंगल नहीं रखोगे तो क्या होगा? इसके जब एंगल ही नहीं पकड़ोगे तो परपेंडिकुलर का डिसीजन नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं कर पाओगे। चलो हाइपोटेनस सब डिफाइंड हो गया राइट एंगल के अपोजिट साइड को, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई बच्चे इसको परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों बेस है, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे, तो ये जो है सो थीटा के बिना साइन का कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, साइन और थीटा जो है प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए कभी हम इसको अलग नहीं कर सकते। कि कहीं बहुत बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन में जो है साइन थीटा आ गया, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ गया, तो बच्चे ऐसे आराम से साइन साइन काट देते हैं, थीटा इक्वल्स अल्फा कर देते हैं। ये गलत है। होता ही है थीटा इक्वल्स अल्फा होगा, लेकिन कैसे होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें हमको डिस्कशन करना है, तो हमको साइन साइन काट देंगे और थीटा इक्वल्स अल्फा कर देंगे। ये एकदम गलत है, इस प्रोसेस को कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ी है। यानी काटने का क्या मतलब होता है? जब हम किसी दोनों साइड से कट करते हैं तो क्या मतलब होता है कि हम काटते नहीं है। काटना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्स प्रोसेस करते हैं। तो चलिए उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करते। मतलब समझिए यहाँ यदि मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, एक साइड से दूसरे साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अल्फा इक्वल्स। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसलिए साइन और थीटा सेपरेट नहीं हो सकता। साइन थीटा कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। थीटा के बिना साइन का कोई मतलब नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट हो गया। एक साइन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो प्योरली नंबर्स है, उसका एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज का डिस्कशन हमारा है जो कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, उससे पहले 2-4 पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं फिर से। देखिए अब क्या होगा कि यदि हम कहीं साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? यदि मान लो कि x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखते हो? x², तो x² लिखोगे। तो अब यहाँ कैसे लिखेंगे? साइन थीटा को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम, यदि हम साइन पर थीटा पर स्क्वायर कर दे तो गौर करिए एंगल पर स्क्वायर हो गया, क्योंकि एंगल एक अलग क्वांटिटी है और साइन तो हम लोग एक एब्रिविएशन यूज किए हैं रेशियो के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है हम थीटा पे स्क्वायर नहीं डाल सकते और ऐसे लिखेंगे तो ये साइन थीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, हर बार ब्रैकेट डालो, हर बार जो है ऐसा करो। इसके कारण हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, साइन पर स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइन
इंटू साइन इंटू थीटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को मत बना लीजिए, इस तरह के समझ को डेवलप मत कर लीजिए कि साइन पर स्क्वायर लगा है तो साइन इंटू साइन है। ये हम अपने सुविधा के लिए जो है एक्चुअली साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा, जिसको अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। क्योंकि ये डायरेक्ट जैसे एक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पर क्या करते हैं, एक्सपोनेंट लगा देते हैं, 2 तो इस तरह लगा देंगे तो एंगल पर लग जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एंगल पर लगा हुआ है, कि एंगल 30 डिग्री है तो 30 जा कितना हो जाएगा, 900 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ समझ सकते हैं दो अलग अलग ये जो है सो क्या है, ये एक एब्रीविएशन है, ये एक एंगल है। इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया कि हर बार ब्रैकेट ना देना पड़े, इसलिए साइन थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा के लिए इस तरह से यूज किया। इसका मतलब ये नहीं दिमाग में पाल लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा। इसी तरह आप क्यूब के लिए भी कर सकते हो। कोई भी एक्सपोनेंट होगा तो हम एक्सपोनेंट को साइन को यदि हम साइन को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम साइन क्या करेंगे, क्यूब थीटा लिखेंगे। इसका मतलब हो गया ये साइन थीटा 3 बार मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा, इसका मतलब हो गया क्या हो गया, तो कहीं यदि लिखा हुआ है मान लो कि 10 का पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 10 थीटा का पावर 4, यानी 10 थीटा निकाल लीजिए, यानी कितना मतलब हो गया, मतलब p/b का पावर 4 है ना, p/b का पावर 4। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिए, फिर आगे हम जो है एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली आ गए हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारे पास, पुराना एडिशन का बुक है, देख लीजिए आप लोग, जिसमें जो है एक्सरसाइज 8.1 है। तो 8.1 के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं और देखते हैं कि आप समझे कि नहीं समझे, कितना समझे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 8.1। ये पुराना एडिशन का बुक है, अभी नया में जो है कुछ जो है सो चेंज हुआ है, तो एक्सरसाइज चेंज हुआ, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, एक्सरसाइज चेंज होगा। तो आप अपने किताब से देख लेना। तो चलो, हम यहाँ क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिख लेते हैं क्वेश्चन, जिसके पास बुक ना हो उनको भी समझ में आ जाए। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है, और दिया हुआ है AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन कह रहा है, डिटरमाइन निकालना है आपको। डिटरमाइन पहला साइन A कॉस A, और दूसरा निकालना है साइन C और कॉस C। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। बना लिए। राइट एंगल एट B, यानी कौन सा एंगल 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री है, तो इसको B बना लिया। आपको देखो B हो गया, तो CA कैसे डालोगे, तो अब साइक्लिक ऑर्डर में लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। B यहाँ दिया तो C यहाँ, A यहाँ, तो B यहाँ है तो C क्या, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के घूमने की उल्टी दिशा में लीजिए। हमेशा ये एक पॉजिटिव ऑर्डर है। आप उल्टरनेट इधर भी ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से प्लॉट करना पड़े खुद से, तो आप कोशिश करो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो क्या हो गया, B हो गया, तो यहाँ C हो जाएगा और यहाँ A हो जाएगा। तो चलो, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, ये AB साइड ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। तो AC, अब अभी आपको निकालना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। तो ये क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B राइट एंगल है, तो AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है आपको, निकालना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। हमेशा एक्यूट एंगल के लिए ही देगा, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन रहने देते हैं, इसको देखते हैं यहाँ। अब सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्या करना, तीनों साइड तो है नहीं। देखिए ये साइड है, परपेंडिकुलर वाले साइड है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ था। हाइपोटेनस को सबसे पहले इसको फाइंड करिए कि हाइपोटेनस क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स दिया हुआ, तीसरा निकालने के हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना हो जाएगा, गौर करिए, राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर कितना होता है, राइट एंगल को बनाने वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 24 स्क्वायर और बी सी स्क्वायर 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49 जो कि कितना हो गया 625। तो दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया 625। तो ए सी इक्वल्स कितना हो गया, ए सी इक्वल अंडर रूट 625 जो कि निकल गया 25। तो ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए तीनों साइड्स तो आ गया हमारे पास। अब तीनों साइड्स आ गया तो हमको क्या करना है, पहला साइन ए लेना है। तो चलिए साइन ए को देखते हैं। पहला हम साइन ए लेते हैं, साइन ए और कॉस से निकालना था। तो चलिए साइन ए इक्वल्स क्या होगा, तो साइन के लिए ये साइन किस रेशियो का नाम है, P/H का। हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि साइन किस रेशियो का नाम है, P/H का। तो सब साइन जब भी आया तो P/H लिख दिया। अब क्या करना है, तो H तो फिक्स है, चलो भाई H तो फिक्स है, चलो H कितना हो गया 25 हो गया। लेकिन P क्या है, तो P तो एंगल देखना होगा। एंगल कौन सा है, एंगल ए ये हो गया हमारा। इस एंगल के लिए P का वैल्यू कितना है 7। P क्या हो गया, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर यानी सामने वाला साइड कितना हो गया 7। तो 7/25 यूनिट कट जाएगा, CM कट जाएगा, इसलिए आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था भाई, कॉस से। तो कॉस से क्या होगा, कॉस किस रेशियो का नाम है, बेस और हाइपोटेनस का। तो B/H। अब बताओ भाई B कहाँ से उठाएंगे, H तो पता ही है कि 25 होगा राइट एंगल के सामने, लेकिन B क्या होगा, B ए के आधार पर देखेंगे तो A क्या है, ये है, तो A के बगल वाला साइड क्या है 24। तो 24/25 तो हो गया, निकल गया। तीसरा क्या निकालना है, साइन C। तीसरा निकालना है साइन C। तो तीसरा साइन C है, तो साइन C क्या होगा, फिर हो गया P/H। तो P क्या हो गया, तो C को देखिए, C के लिए P क्या होगा, C कौन सा एंगल है, ये एंगल है, इसके लिए P कौन सा है, ये साइड सामने वाला साइड यानी एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाला साइड पर को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो P कितना हो गया 24 और S तो फिक्स ही है 25। और चौथा कौन सा क्वेश्चन है, cos C। तो cos C का मान कितना होगा B/H। तो B क्या हो गया, एंगल C के लिए B हो गया सब बगल वाला साइड, लगा हुआ जो साइड होता है एडजसेंट साइड, तो कितना हो गया 7/25। तो बन गए, पहले क्वेश्चन हो गए। बहुत सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप जो अच्छे से देख लीजिए। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दिया हुआ है आपके बुक में, इस फिगर के आधार पर हमको काम करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ आपके पास, ये है P, ये है Q और ये है R। P है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। तो चलो इसको निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, चलो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 13 स्क्वायर और माइनस 12 स्क्वायर। तो कितना हो गया 13 स्क्वायर 169 और माइनस 144 इक्वल्स कितना हो गया 49 रूट 49 जो कि कितना हो गया 7। तो ये हो गया हमारा 7 हुआ ना, नहीं 25 होगा, 25 तो कितना हो गया 5। तो ये हो गया 5, 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए तो ये निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, P² प्लस B² इक्वल्स H²। तो यहाँ H दिया हुआ है, अब इसको P मानो या B मानो अभी एंगल पर डिपेंड करेगा। तो इस दोनों के स्क्वायर के सम कितना होता है, तो इससे इसको तात्कालिक P मान लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा P² प्लस B²। तो P² प्लस B² इक्वल टू H²। तो ये गायब था, तो B² इक्वल टू H² माइनस
पी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज किया और तीसरा साइड निकाल लिया। अब करना क्या है देखो, अब करना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो चलो tan P कितना होगा बेटा, P कहाँ है, ये एंगल, tan का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और एंगल कौन सा है P, तो P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये साइड। तो ये साइड जो है सो कितना हो गया, tan का मतलब याद रखो, tan थीटा का क्या फॉर्मूला है भाई, tan थीटा का फॉर्मूला है P बाय B, और cot थीटा का क्या फॉर्मूला है, B बाय P। तो चलो देखो, तो हमने क्या किया है, tan थीटा P बाय B, तो थीटा कौन सा, P एंगल P है, कौन सा एंगल, ये एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5, अब B क्या हो गया, ये हो गया, तो 5/12। अब माइनस कॉट R कौन सा होगा भाई, ये एंगल है कॉट के लिए B बाय S, तो ये एंगल ये हो गया, तो इसके लिए B कौन सा हो गया 5, और P क्या हो गया सामने वाला 12, तो 5/12। तो देख लीजिए दोनों का जो है सेम ही हो गया, tan P का भी वैल्यू 5/12 और cot R का भी वैल्यू 5/12, तो कितना हो गया आंसर 0। तो दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। sin A इक्वल्स 3/4, तो कैलकुलेट cos A tan A, या और भी कह सकता है कोई भी रेशियो, एक रेशियो दिया है, बाकी रेशियो निकालना है। देखिए यहाँ एंगल फिक्स कर दिया, एक एंगल A है। अब गौर करो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, यहाँ बच्चे गलती करते हैं बनाने में, इसको ध्यान रखना किस तरह से बनाना। अब गौर करिए क्या दिया है आपके पास, sin A इक्वल्स दिया हुआ है 3/4। साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है P/H, तो P/H कितना दिया है 3/4, यानी रेशियो दिया है। इसको जब रेशियो दिया होता है, याद करो, जब भी आपको कहता है कि आपके एज और उसके एज का रेशियो 1:2 है, तो क्या करते हो, एक के एज को x मान लेते हो, दूसरे के एज को 2x मान लेते हो, एक को k मान लेते हो, दूसरे को 2k मान लेते हो। तो यहाँ भी रेशियो साइड का दिया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आंसर आ भी जाता है, P=3 ले लेते हैं, S=4 लेते हैं, क्योंकि बाद में तो रेशियो ही लाना होता है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा जो है तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन गलत है। जब रेशियो दिया हो तो रेशियो का प्रॉपर यूज करिए। तो यदि P/H का रेशियो 3/4 दिया, इस रेशियो को यदि हम k मान लें, सपोज करिए k मान लें, तो P कितना हो जाएगा 3k, और H कितना हो जाएगा 4k। चलिए, तो P और H मिल गया, तो B कितना हो जाएगा, B = H² माइनस P², तो कितना हो गया H² कितना हो गया, H कहाँ है, ये हाँ, तो 4, 16k² माइनस 9k², तो कितना हो जाएगा √7 k² का k निकल गया, तो √7k। ये है सही तरीका। बच्चे क्या करते हैं, P/H इक्वल्स कितना दिया है 3/4, तो बच्चे क्या करते हैं, P=3 मान लेते हैं और H=4 मान लेते हैं। आंसर तो इससे भी आ जाता है, क्योंकि रेशियो वाला चीज़ तो खत्म ही हो जाएगा बाद में। लेकिन आपका जो है ये सही नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से करो, अच्छे से काम करो, जो प्रॉपर तरीका है, मैथमेटिक्स का रूल है, लॉ को कभी फेल मत करो, लॉ को मेंटेन करके चलो, सही तरीके से करो। रेशियो दिया है तो रेशियो के आधार पर लो। रेशियो हम कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, 4/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तब क्या करते हैं, इसको 2/3 लिखते थे। इसमें हमने कॉमन फैक्टर तो हटाया है, तो जब हम वापस नंबर पर जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो उस कॉमन फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही बात समझिए, यहाँ रेशियो दिया है, ना कि एक्चुअल वैल्यू दिया है। तो रेशियो दिया है तो हमको क्या करना है, कोई जो इस रेशियो को कुछ मान लीजिए, फिर P का वैल्यू कितना हो गया 3k और H का वैल्यू हो गया 4k। तो इस तरह से हम जो है निकाल लेंगे। अब देखिए बाकी निकालना क्या है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। आप चाहो तो ट्रायंगल बना सकते हो, ये ट्रायंगल बना लो, जरूरत नहीं है लेकिन बना सकते हो। यदि ये एंगल मान लो, ये एंगल A है, तो ये कितना हो गया, इसके लिए P ये हो गया, तो P कितना है, P है 3k, P हो गया 3k, B कितना हो गया √7k, और H कितना दिया है 4k। तो चलिए ट्रायंगल बनाने आप सुविधा के लिए बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो चलो अब निकालना, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको cos A। तो cos A इक्वल्स कितना B/H। तो B कितना निकला हमारा
तो बी निकला है √7k, √7k। अब बाई एच कितना है 4k, देखिए के कैंसिल, इसलिए क्या होगा √7/4। तो बिना के माने हुए भी क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चे, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, सही तरीका ये है। ठीक है, तो चलिए हो गया दूसरा। उसके बाद 10a की बात करते हैं। 10a इक्वल्स कितना होता है p/b, तो p/b हो गया। तो p कितना है हमारा, p है 3k और b कितना है √7k। तो अब क्या हो गया, तो ये जो हो गया के कट गया, तो 3/√7। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, के मानना नहीं चाहो तो कंसीडर कर लो एक ट्राइंगल है जिसका साइड जो है एक साइड 3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 5 सेंटी, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 3 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं मतलब 3 यूनिट है, हाइपोटेनस 4 यूनिट है। तो उसके आधार पर एक ट्राइंगल दिखा दो, एज्यूम कर लो कंसीडर अ ट्राइंगल विथ हाइपोटेनस 4 यूनिट, परपेंडिकुलर 3 यूनिट। अब ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन सिंपल है, उतना ज़्यादा जाने की क्या जरूरत है, सिंपल के मानो बना लो, बात खत्म। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 cot a इक्वल्स 8, 15 cot a इक्वल्स 8। तो आपको क्या दिया हुआ है 15 cot a, तो इसको सही कर लो, नंबर को उधर लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा cot a इक्वल्स 8/15। ठीक है, 8/15। तो कितना हो जाएगा cot a इक्वल्स 8/15। तो आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको sin a एंड sec a। क्या निकालना है, फाइंड करना है sin a एंड sec a, sin a एंड sec a, ये निकालना है। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, cot a इक्वल्स क्या होता है b/p। तो b/p इक्वल्स 8/15। इस रेशियो को हमने k मान लिया, k मान लीजिए, लिख दिए, मान लिए हैं। तो b इक्वल्स कितना हो गया 8k और p इक्वल्स कितना हो गया 15k। तो h इक्वल्स क्या हो जाएगा, h इक्वल्स √p² प्लस b²। जब आप ये वैल्यू बैठाओगे तो आपको जो है कैलकुलेट करके निकालोगे तो 17k निकल जाएगा। तो हो गया, ये भी वैल्यू निकल गया। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, 8² प्लस 15² दोनों को जोड़िएगा, बाद में 17k निकलेगा। तो आपके पास जो है p का भी वैल्यू आ गया। p का वैल्यू कितना हो गया 15k, b का वैल्यू कितना हो गया 8k और h का वैल्यू कितना हो गया 17k। तो बताओ भाई sin a का मान क्या होगा। तो साइन थीटा के लिए क्या पढ़ा है हमने, p/h, साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, p का मान कितना है भाई 15k। तो 15k बैठा लो, और h का मान कितना है, h का मान 17k, 17k k कैंसिल, तो 15/17। चलिए तो ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या निकालना है sec a। तो दूसरा है हमारे पास sec a। sec क्या होगा, sec किस रेशियो को बोलते हैं h/b। तो h कितना है हमारा 17k और b कितना है 8k, k कैंसिल, तो कितना हो गया 17/8। तो आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sec a इक्वल्स जो है 13/12। तो बाकी अदर के निकालने, वही बात हो गया। sec a का मतलब क्या हो गया h/b दिया हुआ है, h को 13k मान लीजिए, b को 12k मान लीजिए और p निकाल लीजिए। p कैसे निकालिएगा, √h² माइनस b², यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। उसके बाद जो है बाकी जो है तीनों आ जाएंगे, p भी ऐसा आ जाएंगे, तो ऑल 6 रेशियोज तो निकल ही जाएंगे। तो ये 6 रेशियोज निकालने हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ एंगल A and angle B are acute angles such that cos A equals cos B,
तो शो करना है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स एंगल बी, ये शो करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सम थ्योरी से रिलेटेड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, जिसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाइए चाहे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप इसको याद रखिए कि व्हाट इज गिवन, आपके पास क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रॉ मटेरियल्स है, उसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए कि आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। लास्ट में सोचेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि यदि आपको ये पता है कि हमारे पास क्या है और दूसरा चीज़ ये पता है कि हमको क्या करना है, तो उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन आपके पास, यदि उसके समझ, उस टॉपिक का समझ है, तो अपने आप को कनेक्शन मिल जाएगा। तो पहले ये 2 पॉइंट पर सोच लीजिए। तो हमारे पास क्या कर रहा है, ए और बी 2 एक्यूट एंगल है, तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, कॉस ए, एंगल ए का कोसाइन एंगल बी के कोसाइन के बराबर है, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए बी इक्वल है। काट काट के बराबर कर देगा, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके हमारे पास जो है सब 2 तरीके बताएंगे। एक जो है, एक तरीका है जो सही तरीका है, उस तरीके से बनाएंगे, और दूसरा जो है समय कम रहे तो उसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक एंगल ए और एक एंगल बी बनाने लेना है। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें एक एंगल ये हो गया ए, अब बाकी दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें ये एंगल है बी। ए हो गया और ये एंगल बी हो गया। चलिए इसको भी कुछ मान लीजिए, इसको पी क्यू मान लेते हैं, इसको एक्स वाई मान लेते हैं। चलिए तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गए। पहला ट्रायंगल है एंगल पी क्यू ए और दूसरा ट्रायंगल हो गया एक्स वाई बी। अब कह रहा है कि इस जो क्या कहता है कि मतलब जो है कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, हमको कॉस ए कॉस बी इक्वल दिया है और क्या करना है, ए बी को इक्वल दिखाना है। तो क्या करा, गिवन क्या है आपके पास, गिवन को देख लो। सबसे पहले ये देखना होगा कॉस ए इक्वल्स क्या है, कॉस बी, कॉस ए इक्वल्स कॉस बी। तो कॉस क्या होता है बेटा, एडजेसेंट साइड, यानी एंगल ए का एडजेसेंट साइड बगल वाला, यानी बेस ए क्यू बाय हाइपोटेनस पी ए इक्वल्स कितना, कॉस बी। चलिए इस ट्रायंगल में आ जाइए, एडजेसेंट साइड वाई बी बाय कितना, एक्स बी, ये हो गया। चलो देखो, इसके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो इसके बेस और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर है। थोड़ा इसको अल्टर कर लीजिए, यानी बेस का रेशियो एक साथ है, हाइपोटेनस का रेशियो एक साथ। तो क्या हो जाएगा, इसको अल्टर कर लेते, ए क्यू बाय वाई बी का वैल्यू जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो पी ए बाय एक्स बी के बराबर। इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा कुछ मान लीजिए, के ही मान लेते हैं, के। चलिए अब बताओ, इसके आधार पर आप बता सकते हो कि ए क्यू का वैल्यू कितना होगा। इस दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको भूल जाइए, इस दोनों को इक्वेट करिए। तो ए क्यू बाई वाई बी इक्वल्स के, तो ए क्यू इक्वल टू कितना, वाई के इंटू वाई बी, तो ए क्यू इक्वल्स के इंटू वाई बी। चलिए दूसरा करिए, इस दोनों को इक्वेट करिए। तो इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो पी ए इक्वल्स कितना होगा, के इंटू एक्स बी। चलिए ये हो गया हमारा, हमने क्या किया, ए क्यू को वाई बी के टर्म्स में ले लिया और पी क्यू को एक्स बी के टर्म्स में ले लिया। अब चलिए इस दोनों ट्रायंगल में आइए, हमको इस दोनों का रेशियो दिया हुआ, तीसरा कौन सा साइड बच गया, ये साइड बच गया और ये साइड बच गया। तो इस ट्रायंगल में इस साइड का, इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो निकालते हैं। हमने दोनों ट्रायंगल के बेस का रेशियो देखा और हाइपोटेनस का रेशियो देखा, दोनों बराबर है। यहाँ एक हम कॉन्सेप्ट यूज करें सिमिलर ट्रायंगल्स का, ज्योमेट्री में हम लोग इसको पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कब होते हैं, जब उसके सारे एंगल्स जो है सेम हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं, यानी पहला एंगल पहले के, दूसरा एंगल दूसरे के, तीसरा एंगल तीसरे के बराबर हो जाता है, तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहते हैं।
या दूसरा कंडीशन है कि यदि उसके साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, सभी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, तो उसको सिमिलर ट्रायंगल्स होते कहते हैं। सिमिलर होता क्या है सिमिलर फिगर, समझिए आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब क्या, दो फिगर्स है, दोनों यदि एक दूसरे का डुप्लीकेट है, यदि वन को दूसरे पर रखा जाए, पहला को दूसरे पर रखा जाए तो 100% कोइंसाइड कर जाए, तो हम ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है, एक जैसा फिगर। एक जैसा फिगर का क्या मतलब हुआ, यदि जूम करते हैं, जैसे मोबाइल में आप लोग क्या करते हो, जूम करते हो, किसी फोटो को जूम कर दो तो जूम करके बड़ा कर दो या जूम करके छोटा कर दो, जूम इन जूम आउट कर दो, तो एक ओरिजिनल फोटो जो जिस साइज में है उस आपके स्क्रीन पर जो साइज दिखा रहा है उसको जूम करके बड़ा कर देते हो या जूम करके छोटा कर देते हो। तो जूम करके बड़ा कर दो यानी डबल कर देते हो, तो जब डबल करते हो हर साइड को डबल कर दोगे तो एंगल्स चेंज नहीं होते हैं, वही एंगल्स रहते हैं, लेकिन क्या होता है उसका जो है साइज चेंज हो जाता है। तो दो डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप के फिगर, सॉरी डिफरेंट साइज के फिगर, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप इज कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या देखना है कि ये एक ट्रायंगल को जूम करके दूसरा आ जाए, यानी आप याद रखो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा तो एक को यदि हम इंक्रीज करते जाए, इनलार्ज करते जाए, तो क्या होगा, दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, दूसरे को डिमिनिश करते जाए तो पहले पर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी टू फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं यदि दोनों जो है क्या है, सेम शेप के हो, साइज डिफरेंट हो, साइज से नहीं लेना देना है, साइज डिफरेंट होगा, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए सेम शेप बट डिफरेंट साइज। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, तो यहाँ साइज को बराबर नहीं का, सेम शेप का होना चाहिए। तो दोनों यदि सेम शेप के, जैसे दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही शेप के हैं, क्योंकि इसको जूम करेंगे, यदि मान लो इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसको 7 गुना बढ़ा देंगे तो इसको कोइंसाइड करेगा, इसको 7 गुना घटा देंगे, जूम करके छोटा कर देंगे तो क्या होगा, इसके साथ कोइंसाइड करेगा, दोनों सिमिलर फिगर। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। यदि मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यदि इसको जूम करके ट्रिपल करें, 3 टाइम्स जूम करें, तो 3 टाइम्स जूम करें तो बताओ ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो क्या इक्विलैटरल है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये बन जाएगा। तो जब एक फिगर को जूम करके दूसरा लाया जाए, यानी फिगर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग जूम, एक फिगर पर जो जूम अप्लाई करके जो नया फिगर बनाते हैं उसको हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होंगे तो कैसे पता चलेगा, हमेशा जूम करेंगे नहीं, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, दोनों के एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यदि दो ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर है, यानी इक्विएंगुलर वर्ड इसको यूज करते हैं, दो ट्रायंगल्स यदि सिमिलर होता है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी साइड सेम रेशियो में। जैसे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके बेस और इसके बेस का रेशियो, इसके हाइपोटेनस का रेशियो, इसके परपेंडिकुलर का रेशियो यदि बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होगा तो क्या होगा, एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि हमको एंगल ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ एंगल बराबर करना है, तो साइड के रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, जिसमें दो साइड्स का रेशियो तो दिया ही है। देखिए गौर करिए, यहाँ बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो बराबर है ही। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का रेशियो निकालते हैं। जब यहाँ कॉस दिया है तो किसका दिया है, कॉस बी बाई एस तक। जब कॉस ए कॉस बी बराबर है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी 10A 10 भी कर देगा, कभी साइन भी कर रही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, बाद में बनाएंगे, पहले समझ लेते बढ़िया से। कहीं 10A 10 भी दे देगा तो 10A 10 भी दे दिया है और कह रहा है ए बी बराबर करने, तो 10A का क्या मतलब हो गया, 10 P बाई बी का रेशियो है। उस केस में परपेंडिकुलर, दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है और बेस का रेशियो इक्वल है, तो हाइपोटेनस का रेशियो चेक करिए, दोनों इक्वल होता तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होगा तो सारे एंगल्स मिल जाएंगे, तो पहला ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरा देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि साइन ए दे दिया है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है।
तो यदि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता तो एक ट्रायंगल का साइन ए दूसरे ट्रायंगल की, यदि ट्रायंगल एक ये साइन ए साइन बी के बराबर है तो यानी इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर है। तो यदि इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो बराबर है तो इसका मतलब तीसरा क्या हो गया, बेस का रेशियो। तो बेस का रेशियो निकालेंगे, वो भी उतना ही हो जाए, जैसे हमने यहाँ के माना है तो के ही हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल के साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर होंगे तो एंगल्स, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही। तो हमको एंगल इक्वल करना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं, साइड्स के रेशियो को इक्वल करने की कोशिश करें। तो यहाँ दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, कैसे इक्वल करेंगे तो देखिए, एक को क्या किया कि इस रेशियो को परपेंडिकुलर जैसे दिया था P/S का रेशियो, तो हमने क्या किया, सॉरी B/S का रेशियो दिया था, तो B वाले को एक साइड कर लिया, P वाले को एक साइड, यानी B का रेशियो कर लिया और H का रेशियो कर लिया, और एक ट्रायंगल के B के दूसरे ट्रायंगल के B के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, एक ट्रायंगल के H को दूसरे ट्रायंगल के H के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब तीसरा काम क्या करना है, यहाँ B और S तो हमको मिल चुका है, P यानी P कौन सा है बेटा, इसके लिए P होगा ये, तो क्या होगा, इसके लिए हम PQ बाय इसका, इस ट्रायंगल में P क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, XY, PQ बाय XY का मान निकालते हैं। तो बताइए क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ PQ क्या होगा, ये साइड हो गया, तो PQ इक्वल कितना, PA² माइनस QA², तो लिख लीजिए PA² माइनस QA²। चलिए इसको कर लेते हैं XY क्या है, XY ये है, XY को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, XY को हम लिख सकते हैं XB² माइनस YB² लिख दिया, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, बैठाते हैं इस फिगर को, तात्कालिक हटा देते हैं, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि जगह कम पड़ रहा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो बैठाते हैं, तो PA² क्या करेंगे, PA² को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू XB का होल स्क्वायर, कितना हो गया, K² इंटू XB², अब माइनस करके QA यानी AQ को क्या लिख सकते हैं, K² इंटू YB का स्क्वायर, K² इंटू YB का स्क्वायर, और नीचे क्या है गौर करिए, नीचे है हमारे पास अंडर रूट XB का स्क्वायर अब माइनस YB का स्क्वायर, बाहर से ऊपर वाले में से K² को यदि हम कॉमन ले लें तो बाहर K आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा बाहर K आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देख लीजिए XB का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास XB का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर, देखिए दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया, K, यानी हमें तीसरे साइड का भी रेशियो क्या निकला, K ही निकला, यानी जो B/B का रेशियो था, H/S का रेशियो था, वही P/P का ही रेशियो हो गया, उसका भी रेशियो वही हो गया, उतना ही वैल्यू आया। तो चलिए इसको देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिगर वापस लाते हैं। चलिए फिगर वापस लाते हैं, फिगर ये है हमारे पास, पहला फिगर कितना था, यहाँ A लिया था, उसके बाद यहाँ क्या था, PQ लिया था, और दूसरा फिगर क्या था हमारे पास, ये फिगर था जिसमें इसको B लिया था, इसको XY लिया था। अब गौर करिए, ये दो ट्रायंगल बचे, इसको हटा देते हैं। अब नो इन ट्रायंगल PQA, नो इन ट्रायंगल्स PQA एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, XYB। गौर करिए PQ/XY का जो वैल्यू है वही कितना आया, QA/YB का वही कितना आया, PA/XB का, यानी क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल है, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स साइड जो है प्रोपोर्शनल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सेम रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब
साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल के ये इसमें ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, इसको हमने P डैश ले लिया, B डैश ले लिया और S डैश ले लिया। तो गौर करके देखो कि मतलब P और P डैश का रेशियो, B और B डैश का रेशियो, H और S डैश का रेशियो तीनों बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल PQA सिमिलर। सिमिलर का ट्रायंगल देखिए ये है, PQA सिमिलर हो गया ट्रायंगल XYB के। कॉन्ग्रेंट में हम क्या करते थे, याद करिए, ये सिंबल यूज करते थे, ये साइज के लिए था, यानी दोनों के साइज इक्वल होने चाहिए, और साथ साथ ये शेप के लिए था। यहाँ हम सिर्फ शेप की बात करें इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो शेप यानी दोनों क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बी होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल्स एंगल बी, प्रूव्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पर थोड़ा डिस्कशन करने लगे, इस वजह से टाइम लग गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से सीख लीजिए। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, साइन ए इक्वल साइन भी दे देगा, कॉस ए इक्वल्स कॉस भी दे दिया है, या इस क्वेश्चन में टेन ए इक्वल्स टेन भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। और यदि आपके पास समय कम हो तो देखो एक टेक्निक है वो, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट समय, मतलब कम समय हो तो आप कर सकते हो, कर लेना, समय में नहीं रहे। लेकिन यदि समय हो तो इसको बढ़िया से कर लो, समय रहे तो इसको बढ़िया से कर लो। देख लो क्या हो जाएगा। ये जो है सो आप क्या करो, एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल बना लो। एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल तो हो ही सकते हैं। एंगल ए यहाँ ले लिया, एंगल बी यहाँ ले लिया, और सी को राइट एंगल ले लिया। अब बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा। यदि हम कॉस ए इक्वल्स कॉस भी लेंगे, कॉस ए इक्वल्स कॉस भी लेंगे तो क्या होगा, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हो, कॉस इस एंगल के लिए बी ए हो गया, ए सी बाय ए बी। हाँ इधर कितना हो गया, कॉस बी, बी एंगल ये हो गया, इसके लिए बी ए हो गया, तो बी सी बाय ए सी, ए सी कैंसिल, तो जा सॉरी ए सी नहीं ए बी कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज कितना, ए सी इक्वल्स बी सी, यानी ये दोनों, ये और ये साइड इक्वल हो गया। जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। लेकिन ये है काम, चलो किसी तरह से जजनो भाई बचने के लिए हम कर रहे हैं काम, ये सही नहीं है। आप अच्छे से बनाओ, दोनों ट्रायंगल को देखो प्रॉपर तरीके से। दो ट्रायंगल्स के एंगल को सेम करने का दो तरीका आपके पास, कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर है। यहाँ हमने सिमिलरिटी का यूज किया। दो ट्रायंगल्स या किसी भी दो फिगर्स को के पार्ट्स को यदि इक्वल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कांग्रुएंस और सिमिलरिटी, कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ सिमिलरिटी का यूज करिए। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसी पर रोकेंगे आज। मान लो कि 10a इक्वल्स 10 भी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि 10a इक्वल्स 10 भी दिया हुआ है, 10a इक्वल्स 10 भी दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है, कह रहा है प्रूव, शो करिए एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। तो कुछ नहीं करना है, आपको वही काम करना है। देखो आराम से दो ट्रायंगल बना लो, बहुत सिंपल है। आराम से दो ट्रायंगल बना लो, एक का एंगल ले लो ए, बाकी आप दोस्त कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले, पी क्यू उसी की तरह ले लेता हूं, पी क्यू ले लो। चलो अब दूसरा भी एक ट्रायंगल बना लो, बड़ा छोटा से नहीं मतलब है, एंगल मिलना चाहिए सिर्फ। ये क्या है, एक्स वाई, और ये हो गया बी, ये एंगल। चलिए इसमें 10a इक्वल्स 10 भी दिया है, तो गौर करके देखो यहाँ 10a इक्वल्स 10 भी दिया है, तो 10a ये एंगल, इसके लिए 10a का मान क्या होगा, पी क्यू बाय क्यू ए, पी क्यू बाय क्यू ए इज इक्वल टू, इधर इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाय वाई बी। इसको हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो अभी नहीं मानिए। क्या करिए, अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर बेस का, तो दोनों परपेंडिकुलर को एक साथ लाइए, दोनों बेस को एक साथ लाइए, तो इससे क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज पी क्यू बाय एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ए बाय वाई बी। याद रखना हमेशा इस तरह से कर लीजिएगा, दोनों परपेंडिकुलर को एक साथ, दोनों बेस को एक साथ, या दोनों हाइपोटेनस को एक साथ कर लीजिएगा। यानी परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो, और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हो गया। इसको अब मान लीजिए, इसको के मान लीजिए, तो के मान लिया। अब इसको देखिए, एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए, तो दिस सिंप्लाइज कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई,
एंड क्यू ए इज इक्वल टू के इंटू वाई बी। अब क्या हो गया, हमको इस दोनों का रेशियो पता है, तीसरे का रेशियो निकालते हैं। तो तीसरे का रेशियो निकालिए। तो तीसरे का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा कौन सा यहाँ बेटा पी था ना, हाँ तीसरे का रेशियो पी क्यू बाय कितना एक्स वाई। पी क्यू कितना होगा भाई, पी क्यू क्या है यहाँ, सॉरी तीसरा कौन सा बचा, ये पी क्यू नहीं, पी ए बाय एक्स बी। पी ए क्या है, हाइपोटेनस है, पी ए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू ए स्क्वायर। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस वाई बी स्क्वायर। इसलिए हमने बदल लिया दोनों के एक टर्म्स में, देख लीजिए गौर करिए, यहाँ पी क्यू को एक्स वाई के टर्म्स में लिख देंगे, क्यू ए को वाई बी के टर्म्स में लिख देंगे, तो क्या होगा सेम टू सेम हो जाएगा। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, पी क्यू को क्या लिख देंगे, के स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, एक साथ लिख लीजिए के एक्स वाई का स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया, के इंटू दूसरा क्या है वाई बी का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस वाई बी स्क्वायर। तो गौर करिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ऊपर से देखिए के स्क्वायर है, यहाँ के है, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर तो बाहर निकल के के हो जाएगा, के निकल गया, अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर। ये कैंसिल तो बच गया के, यानी वही रेशियो आ गया जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो था, वही हाइपोटेनस का भी रेशियो आ गया। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो तीनों बराबर यह हो गया, यानी पी क्यू बाई एक्स वाई का वैल्यू क्यू ए बाय वाई बी के वैल्यू के बराबर हो गया, और पी ए बाय एक्स बी के बराबर हो गया, पी ए बाय एक्स बी के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया, तो दिस सिंप्लाइज हम बोल सकते हैं पी ए कौन सा हो गया, पी क्यू बाय एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ए बाय वाई बी इज इक्वल टू पी ए बाय एक्स बी, यानी दिस सिंप्लाइज देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके भाई, एक्स वाई बी के। ये क्राइटेरिया है एस क्राइटेरिया, एस साइड। तो चलिए, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए हो जाएगा एंगल बी के बराबर। तो हो गया प्रूव्ड, सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। और दूसरे बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी में देख ही दिया है, दूसरे बुक में हो सकता है साइन कॉस टेन कुछ अलग भी हो, मतलब यही 6 में से कोई एक होगा। तो आप क्या करोगे कि कुछ भी दे तो सिंपल तरीका, यही तरीके से आप क्वेश्चन बना लोगे। और बड़ी आराम क्या करना होगा, दोनों ट्राइंगल को जो है 2 ट्राइंगल बना लीजिए, एक में एक एंगल ले लीजिएगा, एक में दूसरा एंगल, बाकी एक वर्टेक्स पे ये एंगल ए ले लिया, एंगल बी ले लिया। अब बाकी आपको क्या करना है, जब ये 2 रेशियो इक्वल दिया है तो 2 साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, तीसरे साइड्स का वैल्यू है, तीसरे साइड्स के रेशियो को निकालिए। यदि वो रेशियो भी उतना ही होगा ही, ऑब्वियस है, देख लो कट जाता है, होगा ही। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल जो है दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, यानी ये नहीं कि ए बी ही इक्वल हुआ, Q और Y भी इक्वल होगा और P और X भी इक्वल होगा, लेकिन हमको वहाँ काम है ना, हमको सिर्फ इसका काम है, हमने इसलिए A बराबर B ले लिया। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बाकी जो क्वेश्चन बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।